हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर हमने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी वो पूरी कर ली और आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम इसके जो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं वे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानने और साइंस की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला लेसन है वो क्या है, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण मतलब कि जो पौधों के अंदर जो पोषण होता है उसके बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला ही है पोषक क्या होते हैं। मतलब भोजन के वे घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। मतलब पोषक क्या होते हैं, भोजन के अंदर जो यूज किए जाने वाले वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और हमें पोषण प्रदान करते हैं। मतलब मान लो, जैसे कि भोजन के वे घटक जैसे दूध हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये जो घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोषक। और आगे देखिए इसकी एग्जांपल कौन से हैं। पोषक क्या है, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा पोषण प्रदान करते हैं। मतलब क्या होता है पोषक, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं, पोषक। और इनकी एग्जांपल क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। मतलब ये हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, तो इन्हें क्या कहते हैं, पोषक। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक वृद्धि, संरचना तथा क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव। मतलब ये जो पोषक पदार्थ होते हैं ये सजीवों की शारीरिक वृद्धि, संरचना तथा क्षतिग्रस्त में रख रखाव करते हैं। ये जो पोषक पदार्थ हैं ये हमारी किससे रक्षा करते हैं, ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर के भागों की रक्षा करते हैं। अगर हमें कहीं से चोट लग जाए तो उसके जो मतलब जो रख रखाव उसके लिए भी ये हमारी मदद करते हैं। तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, क्षतिग्रस्त भाग का रख रखाव और हमारे जो शरीर जो बच्चों जैसे हम बच्चे थे और उसके बाद जो हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है वो किसके कारण करता है, पोषक पदार्थों के कारण। तो आगे देखिए दोस्तों, पोषण क्या, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि। मतलब अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अब हमने ऊपर पढ़ा कि पोषक क्या होता है। भोजन के वे आवश्यक घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वे तो क्या हो गया, पोषक हो गए। और पोषण क्या होता है, उनको वो जो भोजन के जो घटक हैं उनको हमारे शरीर के अंदर लेना या खाने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, पोषण। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने उसके उपयोग की जो विधि, मतलब कि हम जो अपना भोजन खाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं उसकी जो विधि उसे क्या कहते हैं, पोषण। तो देखिए दोस्तों, पोषण क्या है, स्वपोषण। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब ये नहीं कि जैसे भाई मान लो हमने अपने रोटी बना के खुद खा ली, ये एग्जाम्पल नहीं है कि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे पादप जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे अपना खुद भोजन बनाने वाले जो जीव उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषण। मतलब पोषण की वह विधि, स्वपोषण कौन सा होगा, जिस विधि के अंदर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और किसी अन्य जीव पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो स्वपोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो विषमपोषी क्या होगा, विषमपोषी इसके विपरीत होगा दोस्तों। जो अपना ऐसे जीव या पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं ऐसे जीव जो अपना या पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल हैं, मानव, गाय, भैंस और अमरबेल। तो विषमपोषी क्या है, मतलब कि जैसे हम हो गए, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हमें अपना जो भोजन है वो पादपों या जंतुओं से मांस के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये हम क्या हैं, विषमपोषी। गाय, भैंस हैं, ये भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते क्योंकि ये भी पादपों को खाते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, विषमपोषी। आगे देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में खाद्य। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है वो क्या है, हमने कई बार बता लिया दोस्तों, आपको लगभग 10 बार बता चुके होंगे। जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण।
तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर पौधे कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, लवण व जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश का यूज करते हैं। इसके अंदर वे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे, पत्तियां जो होती हैं वो पादप की फैक्ट्री, मतलब कि जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर जो भोजन संग्रहण करके रखा जाता है, किसके रूप में, क्लोरोफिल के रूप में। ये पत्तियां जो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है, मतलब खाद्य फैक्ट्री से मतलब है कि यहाँ इनका भोजन जो इकट्ठा करके रखा जाता है। जल तथा खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित करके तना के माध्यम से मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो जल होता है ना, जल और खनिज हैं जो पौधे के अंदर, वो इसके जो तने जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। मतलब कि जैसे देखिए किसी पौधे को ने जड़ से, जैसे ये देखिए ये पौधा है, इसकी इस जड़ से ये जो पानी लिया गया, जड़ से पानी लेकर ये यहाँ पत्ती तक पहुँच गया। मतलब कि तने के माध्यम से ये कहाँ तक पहुँचा, पत्ती तक। पत्तियों में अवशोषित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती। मतलब ये कहते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस भाग से ग्रहण करते हैं, तो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। देखिए हमने एक चित्र बनाने की कोशिश की है, जैसे ये छोटे छोटे छिद्र जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते। आगे देखिए दोस्तों, कोशिका क्या होती है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी, मतलब कि जो हमारा शरीर है उसकी सबसे छोटी जो इकाई है उसे क्या कहते हैं, कोशिका। जैसे दोस्तों हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर जो ईंट जो सबसे छोटी इकाई है, उसी तरह कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। दोस्तों जब हम दोस्तों अपने हाथ को झटकाते हैं तो लाखों करोड़ों कोशिकाएँ मतलब हाथ के साथ झटक जाती हैं। तो देखिए दोस्तों इनका जो आकार है वो कितना सूक्ष्म होता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के, देखिए दोस्तों ऐसे भी जीव हैं जो मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने कोशिका का एक चित्र बनाया जिसके अंदर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिका, ये देखिए ये जो एडिटेड जो ये इसकी जो संरचना है, कोशिका की ऐसी संरचना होती है। जो ये कोशिका के जो बाहरी जो भाग है इसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर एक जो ये होल है, मतलब होल टाइप एक संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक। और इसके अंदर जो ये कोशिका के अंदर होल के चारों ओर कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर एक केंद्रक होता है और इसके जो बाहर की जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर और इसके केंद्रक के चारों ओर एक द्रव्य होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो अब देखिए दोस्तों, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है, मतलब कि जो पतली बाह्य है इसकी जो संरचना, बाहरी जो संरचना, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर एक सुस्पष्ट केंद्र संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, इसके अंदर ये जो एक केंद्र है इसे केंद्र, सुस्पष्ट संरचना इसे केंद्रक कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य, इसका केंद्र चारों ओर से एक झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ था। मतलब जो ये इसका जो केंद्रक है, ये वाला केंद्रक, ये चारों ओर से एक झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, रंध्र, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, इसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब देखिए दोस्तों रंध्र क्या होते हैं, जो पेड़ की जो पत्ती होती है इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये जो छिद्र हैं ये द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए होते हैं। मतलब इनके चारों तरफ कोशिकाएं होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों रंध्र क्या होता है, रंध्र मतलब कि पत्ती के ऊपर एक छोटा सा छिद्र, जिसके छिद्र जो कि किससे घिरा हुआ होता है, द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, रंध्र। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों। अब ये इस टाइप के प्रश्न जो एग्ज़ाम के अंदर सीधे पूछ लिए जाते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए दोस्तों क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाने वाला एक हरा वर्णक है। मतलब क्लोरोफिल कैसा होता है, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है और जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही उनका रंग हरा होता है। पत्ती की आगे देखिए दोस्तों, जो क्लोरोफिल का कार्य क्या है, मतलब पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है। क्लोरोफिल जो है पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण में
में इसकी जो मदद करता है, मतलब कि जो पौधा है कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करता है और पत्ती के अंदर संग्रहण करने में इसकी सहायता करता है। मतलब जो क्लोरोफिल है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके और पत्ती के अंदर संग्रहण करने में पौधों की मदद करता है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो देखिए दोस्तों, जो अपने जितने जीव हैं धरती के ऊपर, सभी को मतलब जो ऊर्जा है वो सूर्य से मिल रही है। ऐसा क्यों है दोस्तों, देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे सूर्य से पत्तियों को ऊर्जा, पत्तियों या पादपों ने ऊर्जा ली, ठीक है, उन्होंने क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण किया, तो हमारी प्रकाश संश्लेषण से हमारी ऑक्सीजन निकली, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन के बाद उन्होंने अपना भोजन बनाया और भोजन बनाने से विभिन्न प्रकार के पादप उत्पन्न हुए जो जीवों के द्वारा खाए गए, ठीक है, तो उनसे फिर जीवों को ऊर्जा मिली। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे दोस्तों तो हमें ना तो ऑक्सीजन मिलेगी और न ही पौधे हमें भोजन दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है वो सभी के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों, हमें कई बार फिर बता चुके हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए दोस्तों, पौधे के अंदर कौन से पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कौन से पदार्थ बाद में बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कौन से पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण के हिस्सा लेते हैं और जो उत्पाद के रूप में कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो इसके जो मतलब रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और जो रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद कौन से जो उत्पाद बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकलते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों के मंड में स्टार्च के रूप में मतलब क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निर्मुक्त हो, प्रक्रम में ऑक्सीजन मतलब जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो तो वातावरण में छोड़ दी जाती है, वायुमंडल के अंदर, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पत्तियों के मंड के रूप में संचित हो जाता है। मतलब कि जो पत्तियों के अंदर मंड के रूप में संचित हो जाता है। दो चीज़ बनती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो तो वातावरण के अंदर चली जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो पत्तियों के अंदर मंड के रूप में संचित हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का संपन्न होना दर्शाता है। मतलब कि हमें किसी भी पौधे के अंदर ये देखना है कि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं, तो उसकी पत्तियों के अंदर हम क्या देखेंगे, स्टार्च की उपस्थिति देखने से हमें पता चल जाएगा। पत्तियों, देखिए दोस्तों, अब हमें अब तक पता है कि पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन दोस्तों पत्तियों के अलावा पौधों के अन्य भागों से प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधों के हरे तने और हरी शाखाओं से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए दोस्तों, पत्तियों के अलावा पौधों के तने व हरे तने व हरी शाखाओं से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा कहाँ होता है दोस्तों, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पत्तियां नहीं होती, उनके अंदर मतलब कि जो उनके हरे तने और हरी शाखाओं से प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा हमने पिछली 6th क्लास के अंदर एक नागफनी का एग्जाम्पल आपको देकर भी बताया था। देखिए दोस्तों, शैवाल क्या होते हैं। शैवाल सिंपल सी भाषा के अंदर है अपना जो काई जिसे आप कहते हैं, मतलब कि जो दीवारों, गड्ढों और जो पानी के जो तालाब है उनके ऊपर जो हरा जो पदार्थ आ जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे शैवाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं। मतलब ये जो शैवाल हैं ये जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, मतलब इन जो शैवालों का रंग है वो हरा क्यों होता है, इनका जो रंग हरा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इनका रंग हरा होता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल होगी तो ये प्रकाश संश्लेषण भी करेंगे। इनका जो रंग है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन किस किस से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से बनते हैं। ठीक है, पादपों में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है। मतलब क्या दोस्तों, पादपों के अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन एक नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है। तो आगे देखिए दोस्तों, परपोषी।
वे जीव जो किसी अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से अपना पोषण करते हैं। परपोषी का मतलब वे जीव जो अपना खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे कि हम हैं दोस्तों, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम अपना भोजन पादपों द्वारा तैयार किए गए जो पादपों से हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम क्या हैं, परपोषी। परजीवी क्या है, जब कोई पौधा अपने भोजन के लिए अन्य जीवित पौधे पर आरक्षित हो तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी। मतलब कि देखिए दोस्तों, जब कोई जीवित पौधा, मतलब कि वो पौधा जीवित है लेकिन पौधे तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं बनाए और अपना जो भोजन है वो किसी जीवित पौधे पर निर्भर हो। मतलब जब कोई पौधा अपने भोजन के लिए किसी जीवित पौधे पर निर्भर हो, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर हो, जैसे कि अमरबेल है। अमरबेल अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बनाती, वो जिस भी पेड़ के ऊपर छोड़ दी जाती है वह अपने पोषक जो पदार्थ हैं उससे ग्रहण करती है। आगे देखिए दोस्तों, कीट बख्शी पादप। मतलब कि जो कीट बख्शी का मतलब क्या है, जो कीटों को खाने वाले जो पादप हैं उन्हें क्या कहते हैं, कीट बख्शी पादप। इसके अंदर उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू। दोस्तों कई बार ये नहीं पूछा जाता कि कीट बख्शी पादप क्या होते हैं, ये नहीं पूछते, एग्जाम्पल पूछ लेते एग्जाम के अंदर, वीनस फ्लाई ट्रैप और क्या है, सनड्यू। मतलब जो कीट बख्शी पादप के उदाहरण क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू। तो आगे देखिए दोस्तों, मृतजीवी। इस प्रकार की पोषण प्रणाली में जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषक पदार्थ। मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी पोषण कौन सा पोषण है, वह पोषण जिसमें जो पौधे हैं वह पोषण जिसके अंदर जीव अपना भोजन मृत जीवों और विघटित जीवों से प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो मरे सड़े गले पौधों से, मरे सड़े गले जीव जंतुओं पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोषण, मृतजीवी पोषण। और देखिए दोस्तों, मृतजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जानवरों, मृत जीवों एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी। मतलब मृतजीवी कौन से होंगे, वे जीव जो अपना भोजन या पोषण मृत और विघटित जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी। इसके एग्जाम्पल है कवक। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। मतलब कि जो कवक है उनकी वृद्धि के लिए कौन सी ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है, वर्षा ऋतु। सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ, मतलब सहजीवी संबंध क्या होते हैं दोस्तों, कुछ जीव जो हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। क्या दोस्तों, जैसे कि हम अपने किसी मित्र के साथ रहते हैं और अपने जो कुछ भी जो सामान है, अपना जो डेली रूटीन का या जो अपने जीवन से संबंधित जो सामान है वो हम उसके साथ साझा करते हैं, तो क्या होता है, सहजीवी संबंध। मतलब कि कुछ जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना जो अपने पोषक तत्व एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, कवक वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं और ये वृक्षों को पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिल जाता है, बदले में इन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब जो कवक हैं वो पौधों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। जो वृक्ष हैं वो पौधों की जड़ों, जो कवक हैं वो वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं, ठीक है दोस्तों, और जो वृक्ष है वो कवकों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो कवक है उस वृक्ष को जल एवं पोषकों के अवशोषण, मतलब कि जो धरती से जल और पोषण जो उसको लेना है उसमें उसकी मदद करते हैं। ये सहजीवी संबंध कैसे है दोस्तों, जैसे मान लो आप और आपका मित्र है कोई, आप स्कूल गए, आप दोनों खाना लेकर गए, मान लो आपका मित्र सब्जी लेकर आया है और आप रोटी लेकर आए हैं, तो आप एक दूसरे के साथ जो साझा करेंगे, ठीक है दोस्तों, अपने जो पोषक पदार्थ उसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। मतलब जो लाइकेन कहे जाने वाले जो जीव उनके अंदर दो भागीदार होते हैं, एक तो शैवाल और एक कवक। कवक मतलब जो कवक है उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होती है और कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। देखिए दोस्तों, अब हम आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, मतलब एक कवक और एक शैवाल, उसके अंदर दो भागीदार होंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, कवक है वो क्या करेगा, शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व देगा, ठीक है। और जो शैवाल है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो पदार्थ हैं वो किसको देगा, कवक को। मतलब क्या है, जो कवक है वो शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व देगा। और जो शैवाल क्या करेगा, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य इसको देगा, ठीक है, किसको, कवक को। अब क्या है, शैवाल के अंदर कैलोरोफिल होती है, मतलब जो शैवाल है उसके अंदर कैलोरोफिल होती है, लेकिन जो कवक है उसके अंदर कैलोरोफिल नहीं होती। तो इसके कारण ये तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा शैवाल, और जो कवक है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। और कवक है वो शैवाल को क्या करेगा, रहने का स्थान देगा और जल पोषक तत्व देगा, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद जो बनेंगे वो शैवाल कवक को देगा। आगे देखिए दोस्तों, उर्वरक खाद में नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व, मतलब जो खाद होती है उसके अंदर नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। पोषकों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब जो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। क्या होता है दोस्तों, जो पादपों के अंदर अगर आपको प्रोटीन को बनाना है तो उसके लिए किसकी अधिक आवश्यकता होगी, नाइट्रोजन की। फसल की कटाई के बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब फसल की कटाई होती है तो उसके बाद वायुमंडल के अंदर दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, जो फसल की कटाई के बाद मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, लेकिन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए इसके अंदर इसलिए मिट्टी अपने आप नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती है। फसल की कटाई के बाद वायुमंडल मिट्टी में किसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, वे राइजोबियम जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वे सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन का वे सीधे उपयोग कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे कर लेते हैं, और ये तो हमारे वातावरण में काफ़ी थोड़ी मात्रा के अंदर उपलब्ध है। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन है वो 78% उपलब्ध है, लेकिन उसका जो प्रयोग है पौधे सीधे नहीं कर सकते, क्यों, इन्हें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, राइजोबियम जीवाणु की सहायता लेनी पड़ती है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये जो राइजोबियम है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये पौधों की जड़ों से ही अपना भोजन लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला आवरणक क्या होता है, क्लोरोफिल। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला आवरणक क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आगे देखिए दोस्तों, आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा बना होता है। आयोडीन घोल और जो स्टार्च का रंग होता है वो कैसा बना होता है, गहरा नीला बना होता है। और देखिए, पोषक पदार्थ सजीवों के किस प्रकार सहायक होते हैं। मतलब जो पोषक पदार्थ है वो सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक होते हैं, शरीर की संरचना के लिए, वृद्धि, मरम्मत, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारी वृद्धि करते हैं, शरीर के अंदर कुछ टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं और संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पौधे भोजन किस द्वारा बनाते हैं, पत्तियों के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से परजीवी पादप कौन से हैं। परजीवी मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी का एग्जाम्पल क्या है, अमरबेल, जो हमने आपको बताया भी था। आगे देखिए, राइजोबियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है। मतलब जो राइजोबियम है वो कहाँ रहेगा, राइजोबियम रहेगा जो पादप मतलब प्रोटीन देने वाली जो चीज़ों का उत्पादन करते हैं वहाँ राइजोबियम रहेगा। तो चना, मटर, मूंग, इनमें क्या रहेगा, राइजोबियम रहेगा। और जिनके अंदर राइजोबियम रहेगा वे जो चीज़ें हैं वो प्रोटीन का ज़्यादा देंगे। आगे देखिए दोस्तों, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो ये हमने पढ़ा था, शरीर की शारीरिक संरचना के लिए, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, स्थिरगत भागों के रखरखाव के लिए, मतलब उपरोक्त सभी। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। मतलब कि जो पोषक तत्वों के अंदर पढ़ा था हमने, नाइट्रोजन भी होती है, पोटासियम भी और फास्फोरस भी। तो इन सभी की आवश्यकता होती है पौधों को। आगे चलिए दोस्तों, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की विधि कितने प्रकार की होती है। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की विधि 2 प्रकार की होती है दोस्तों। आगे चलिए, पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों,
हमने आपको बताया था, हम जो खाना खाते हैं या भोजन जो ग्रहण करते हैं उसको करने की जो विधि उसको क्या कहते हैं? पोषण पोषण कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमारे हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब वह अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषित। मतलब जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषित। आगे, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप में किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? मृदा के अंदर जो जल एवं खनिज पदार्थ होते हैं वो भाग किस द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? जड़ों के द्वारा, और तने की सहायता से वे पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? मतलब जो पादप तो अपना भोजन बनाते हैं और उन पादपों से अपना भोजन वे लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। आगे देखिए दोस्तों, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की विधि कौन कौन सी है? सम पोषण और विषम पोषण। भोजन की आदतों के आधार पर कौन सी विधि है? स्वयं पोषण और विषम पोषण, दो विधि है। स्वयं पोषण तो जो अपना भोजन खुद बनाए, विषम पोषण जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करे। आगे देखिए दोस्तों, पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? तो रंध्र। हमने बताया था आपको, चित्र के द्वारा समझाया गया था। रंध्र के द्वारा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे के अंदर प्रवेश करती है। आगे देखिए, शैवाल किस कारण हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं दोस्तों। आगे देखिए, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन से भाग में होता है? तने के अंदर भी होता है और टहनियों के अंदर भी होता है, लेकिन मरुस्थलीय भागों में मैक्सिमम तने के अंदर होता है। और इसका एक हमने एग्जाम्पल लिया था, नागफणी। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास, 7th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।